सर वो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2a+3c, उसके बाद क्या है? 5e, 2a+3c प्लस फाइव। 5e अपॉन 2b+3d+5f का वैल्यू फाइंड करना है। नहीं आया ना किसी का आंसर? अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने घर में प्रैक्टिस की जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की? किया आपने? वो दो लोगों ने की और किसी ने नहीं की? देखो यार, देखो देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम करो, आप ये देखो कि ये सभी चीजें जो है इक्वल है, ठीक है ना? तो आप ये देख रहे हो, a/b इज इक्वल है, c/d इज इक्वल है, e/f इक्वल है। 9/5। जी। अब यहाँ से आगे आपने समझना है, इस बात का मतलब ये हुआ कि देखो, अच्छा एक बात बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास इनके बराबर रुपए, इनके पास उनके बराबर रुपए, और उनके पास उनके बराबर रुपए, और उनके पास 50 रुपए। कितने रुपए? 50। इस बात का मतलब क्या हुआ? सबके पास 50-50। भाई यही तो है ना? भाई मेरे पास इनके बराबर रुपए, इनके पास उनके, उनके पास उनके बराबर रुपए, तो इसका मतलब सबके पास इक्वल इक्वल रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इस बात का मतलब साफ हुआ कि ए की वैल्यू भी कितनी बच्चा? 9। अच्छा, कोई एक वैल्यू ले लो, या तो सी ले लो, ई ले लो, या 9। अब चूंकि 9 नंबर्स में है तो हम 9 लेने में फायदा रहेगा। इसका मतलब ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 9। क्लियर है? इसी तरह से बी बराबर है डी के, डी बराबर है एफ के, एफ बराबर है 5 के। इसका मतलब बी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 5। सभी का क्या हो गया? 5 5, 5 5 हो गया। अब जैसे ये 5 5 हुए हैं तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना, ठीक है ना? इसका मतलब अब मुझे बताओ, दो ऐसे रहोगे, ए की वैल्यू कितना रखोगे? 9, प्लस 3 ऐसे रहोगे, सी की वैल्यू कितना रखोगे? 9, प्लस 5 ऐसे रहोगे, ई की वैल्यू 9। क्लियर है? अब देखो, दो ऐसी रहेगा, बी की वैल्यू 5, प्लस 3 ऐसी रहेगा, डी की वैल्यू 5, प्लस सी 5 ऐसी रहेगा, एफ की वैल्यू 5। क्लियर हो गया? अब बच्चा, अब आपने काम क्या करा होगा, जैसे ज्यादातर बच्चों ने एक चीज नोटिस करी होगी, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन नहीं करना आपको, ध्यान से देखोगे, इसमें ऊपर जो है 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 5, और नीचे से आप 5 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 5, और ध्यान से देखोगे ऊपर नीचे से कैंसिल हो गए तो ये बचेगा 9/5। कॉपी करो। सर जी सर मेरा एक डाउट था। बोलिए। सर क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ मैं आपको। इसी से रिलेटेड है? हाँ सर, रेशियो प्रोपोर्शन से ही है। अच्छा, आपका जो डाउट है ना, अभी इस टॉपिक तक हम पहुंचे नहीं है ना, अगले टाइप पे है ये। ठीक है चाहो तो सर। मैं पहले फिर यही वाला टाइप करा देता हूँ, आप बोलो अगर। देखो यहाँ देखो, क्या चीज है अभी? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ
बी, इफ ए इज इक्वल टू 3 देन बी इज इक्वल टू, इफ ए इज ए इक्वल 3 देन बी इज इक्वल 2। लिख रहे हैं तक 2 2, मतलब ए की वैल्यू 3 है तब बी की वैल्यू 2 है। बट इफ अगली लाइन से लिखो, बट इफ ए इज इक्वल 8/9, बट इफ ए इज इक्वल 8/9 देन फाइंड बी, देन फाइंड बी। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, ए बी के घन के व्युत्क्रम अनुपाती है, ए बी के घन के व्युत्क्रम अनुपाती है, ठीक है ना। जब ए की वैल्यू 2 है तब बी की वैल्यू, जब ए की वैल्यू 3 है, जब ए की वैल्यू 3 है तब बी की वैल्यू 2 है। जब ए की वैल्यू 8/9 होगी तब बी की वैल्यू क्या होगी, तब ए की वैल्यू 8/9 होगी तब बी की वैल्यू क्या होगी। जब ए की वैल्यू 8/9 होगी तब बी की वैल्यू क्या होगी। इधर देखो बोर्ड पर, आया किसी का आंसर? देखो यहाँ देखो, मेरा समझ में नहीं आया, आपने घर पे पढ़ा क्या? इधर देखो, देखो दो चीज होती है, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें सर दो, बी की वैल्यू 3 है। बहुत ही बढ़िया। देखो उसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसको हिंदी में बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को व्युत्क्रमानुपाती, और उसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। इस बात का मतलब ये होता है, जैसे आप इन बात को दो तरह से समझो बच्चा। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ए को बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, ए को अगर कम करोगे बच्चा तो बी भी कम होगा। अर्थात जो इफेक्ट आप ए पर डालोगे वही इफेक्ट क्या होगा, बी पर होगा। समझ रहे हो ना। अब एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस बात का मतलब होता है ये बच्चा, इस बात का मतलब ये होता है कि बच्चा क्या मतलब कि ए को अगर बढ़ाओगे तो बी घटेगा। अर्थात ए को, इफ आप ए को जो है इंक्रीज करोगे देन बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि ए को डिक्रीज करोगे तो बी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। मतलब ये उल्टा चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें तो एक दूसरे के हमेशा उल्टे चलते हैं और यहाँ सीधे चलते हैं। मतलब इस, जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे ये बताओ स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है बेटा, जब तुम स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। भैया जब आप अपने घर से जो है यहाँ से बाइक से जाओगे तो बाइक की स्पीड अगर तेज कर दोगे तो कम समय में पहुंचोगे, अगर स्पीड आप अपनी कम करके लेके जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो ना। जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कैपेसिटी और टाइम का रेशियो कैसा होगा, तो ये भी कैसा होगा, इनवर्सली होगा। कैसे होगा, इनवर्सली होगा। कैसे, जब आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा दोगे, मतलब ज्यादा अपनी क्षमता डबल कर दोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। समझ रहे हो ना। तो ये इनवर्सली होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए आपको, मतलब उल्टा रिलेशन होता है इनके बीच में, है ना। लेकिन अगर मैं यहीं से बात करूं, स्पीड और बच्चा डिस्टेंस का रिलेशन कैसा होगा, तो ये होगा ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा कवर करोगे। जब आप अपनी स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस भी कम तय करोगे। क्लियर है ना। ये इनके बीच में जो है एक रिलेशन होता है। अच्छा, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज का जो, ये वाला जो इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो वो होता है, संबंध होता है, ये आपके पास किस चीज से रिलेटेड होता है, तो ये आपके पास, अच्छा जैसा कोई चीज है, जैसे मैं यही से हमने बात करी, जैसे कि हम स्पीड और टाइम की हम बात करें, तो स्पीड और टाइम में आपने ये चीज भी नोटिस करनी होगी कि ये किसी रेट से कम या ज्यादा होगा। भाई कोई रेट तो होगी ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है अपनी स्पीड बढ़ाओ तो टाइम कम लगेगा, तो कोई रेट तो होगी। मान के चलो आपकी बाइक का हिसाब अलग है, दूसरे की बाइक का हिसाब अलग है, कार का हिसाब अलग होता है ना, हेलीकॉप्टर का हिसाब अलग होगा, कटरा बुग्गी का हिसाब अलग होगा, ठीक है ना। तो सबका हिसाब अलग अलग होगा। चलो इधर देखो, क्लियर है ना। तो उसने एक बात बोली है, उसने जो क्वेश्चन बोला था, क्या बोला, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके,
ए जो है बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बटे में और किसके, क्यूब ऑफ बी के। अच्छा एक चीज है, मैंने आपको बताया कि ये बेटा आपके पास किस चीज पर डिपेंड करता, रेट पर। किस चीज पर, रेट पर। अब हम करते क्या है, ये कोई एक कांस्टेंट चीज होगी, इसके कांस्टेंट में ये जो है सब घटनाएं हो रही होंगी, तो मान लेते हैं एक कोई कांस्टेंट चीज होगी, तो हम इसको ऐसा कर मान लेते हैं, ये a इज इक्वल टू के अपॉन बी की क्यूब, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ ए क्या है बच्चा, ए बताने की कोशिश कर रहा है। देखो ए क्या बता रहा है, ए बालक इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है क्या, कि आप जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लग रहा है, लेकिन किस रेट से लग रहा है। तो एक कोई रेट तो होगी ना, जैसे मान के चलोगे ये होगी कि भाई 20 किलोमीटर स्पीड, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपने स्पीड कम की तो आपको 10 मिनट कम लग रही है, तो कोई रेट तो है भाई। इसने इस चीज को बताया कि इस रेट से ये काम कम या ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हो तो टाइम क्या है, हाफ लग रहा है, तो कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई एक कांस्टेंट चीज होती है जो बताती है, जैसे बस इसने तो इतना बताया कि ये बढ़ाओगे ये घटेगा, लेकिन किस रेट से बढ़ेगा किस रेट से घटेगा, ये भी तो कोई बात होगी ना। तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक। हाँ नियतांक, ठीक है ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है ये वर्ड। अब यहीं से आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा आपके पास जब बच्चा बताओ ए की वैल्यू कितनी है 3, तो बी की वैल्यू कितना है बच्चा 2, और 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इजिकल टू के अपॉन 8, तो के की वैल्यू कितना हो गया 8 या 24। अच्छा मुझे बताओ आपने के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू निकाल ली, आपको पता ये रिलेशन तो अभी भी ऐसे ही रहेगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ए इजिकल टू के अपॉन बी का क्यूब रहेगा नहीं रहने का। अब मुझे बताओ आपके पास इस बार ए कितना दे रखा 8/9, भाई ए की वैल्यू है आपके पास, और के आपके पास, के देखो आपके पास ए है, आपको बी निकालना है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा था, के, तो के को आपने इस साइड से निकाल लिया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब वैल्यू रखो तो ए की वैल्यू कितना है 8/9 फिजिकल टू के कितना है 24, और फिर आप क्या निकाल लोगे बी का क्यूब। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे 8 या 24, तो 1/9 इजिकल टू 3 बी का क्यूब, तो हो जाएगा बी का क्यूब इजिकल टू 9 या 27, तो बी का क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, तो बी इजिकल टू 3। कॉपी करो इसको। आपका नाम क्या है, नाम बोलिए आपका, अनुज नाम, अच्छा। चलो आगे अगला क्वेश्चन लिखो आप। एक दो क्वेश्चन और कराना है ऐसा। हाँ सर। लिखो, एक और कराना है ऐसा क्वेश्चन, कराना, लिखो करा फिर। दीजिए। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y। अभी तो टाइम है अगली क्लास में। सर एक बार फिर से x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y, टू स्क्वायर ऑफ y, when x is equal 4 then y is equal 3, when x is equal 4 then y is equal 3, ठीक है। find x, find x if y is equal 6, find कर x, दीजिए। रिपीट करना है क्या, x is यस सर inversely, रिपीट कर दीजिए। भाई रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से क्वेश्चन सुनो। x is inversely proportional to square of y
when x is equal 4 then y is equal 3, find x if y is equal 6। हिंदी में लिखो x y के वर्ग के, x y के वर्ग के विलोमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3। जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3। तो x का मान क्या होगा जब y की वैल्यू 6 होगी। तो x का मान क्या होगा जब y की वैल्यू 6 होगी। चलो भाई इनके लिए ताली बजा दो, एक बार बजाओ सब ताली सही करके बजाओ भाई, सच में ताली बजाओ इनके लिए हैं? सर x is 1। जी देखो इधर x फोकस। 1। बहुत बढ़िया। देखो a जो है x, अच्छा x दिया था ना, आपका है बेटा, आंसर आया नहीं। देखो x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के स्क्वायर, है ना। मैंने बोला एक कांस्टेंट नंबर लेना होगा तो x इजिकल टू हम k मान लेते हैं तो k y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब बताओ x की वैल्यू कितना है बच्चा, 4, और k ऐसी रहेगा, y की वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4 इजिकल टू k अपॉन 9, तो k इजिकल टू 9 चौक 36। मैं क्या, देखो कोई भी बालक शोर नहीं मचाएगा। ये अंकित कहाँ गया यहाँ से, ये बिना पूछे चला गया मुझसे। ये सच में आइसक्रीम खा के बाहर झंडा जी बने इन बालकों को भी, मजाक नहीं करना। हम्म, हाँ खौफ खत्म हो गया मेरा, है ना। नहीं नहीं, हमारा क्या खौफ। देखो जब x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना दे रखा, x निकालना है। अच्छा x, x की क्या वैल्यू, कुछ नहीं होती। k की वैल्यू कितना, 36, और y की वैल्यू कितना, 6 का स्क्वायर, तो x इजिकल टू 36 बटे एक भी बहुत आगे। चलो आगे हम बात करते नहीं मेरा कोई खौफ नहीं, मैं चाहता भी नहीं आपके अंदर मेरा खौफ हो, है। और लगता ऐसा है कि मास्टर को धोखा दिया जा रहा है, रियलिटी तो कुछ और ही है। सच में मुझे मुझे मतलब तुम ऐसा लगता होगा कि सर ऐसे रहते हैं, मेरा तो फायदा ही है, तो क्या फर्क पड़ता है मुझ पे ना। क्या है मास्टर का तो काम, देखो मेरा एक चीज है, मेरा काम जो है ना पढ़ाने का है, वो मैं बेस्ट करता हूँ, है ना। मेरा काम मैथ्स पढ़ाने का, ये काम मैं करता हूँ, बाकी इससे अलग मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है ना, मैं जो मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, ना काम है डिमोटिवेट करना, ठीक है ना। मैथ्स पढ़ाने का काम है, ये मैं जो है करता रहता हूँ, और अच्छा करता हूँ मैं ना, अपना बेस्ट देता हूँ। इसी बात पे एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा गोल्ड तो खराब हो जाएगा, डायमंड लिखो ना। हाँ गोल्ड तो वो होता है ना, गोल्ड का प्राइस तो कम बढ़ती नहीं होता। द प्राइस ऑफ, एक मिनट रुको एक सेकंड। देखो गोल्ड का प्राइस कभी वो नहीं होता ना, कम या ज्यादा नहीं होता है ना, उसमें अगर आप गोल्ड को डिवाइड कर दो, कुछ पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दो, कम या ज्यादा तो होगा नहीं ना गोल्ड का प्राइस। तो एक क्वेश्चन लिखो आप ना, आप लोग
लिखो बेटा लिखो, आप लेट आए, जल्दी कॉपी निकालो, आप ही की वजह से रुका हुआ हूँ। हम्म? अच्छा आप अगली क्लास के लिए तो नहीं आए ना, सी सेट के लिए आए? अच्छा, मतलब अगली क्लास के लिए तो बहुत पहले आ गए। द प्राइज ऑफ द प्राइज ऑफ, गोल्ड, गोल्ड लिखो तुम, इसी कमी चल रही है मेरे जीवन में। द प्राइज ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द प्राइज ऑफ गोल्ड is directly proportional to square of its weight, to square of its weight. The price of gold is directly proportional to square of its weight. A person broke down the gold, a person broke down the gold, तोड़ना, a person broke down the gold in the ratio of 2:3:1, 2:3:1, 2:3:1, and sold, ठीक है ना? सर आपकी आवाज टूट रही है। टूट रही है, अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही होगी? तो सही आ रही है। हाँ अब सही आएगी। हाँ सर, अभी रिपीट कर दीजिए। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ए पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशियो 3:2:1, 3:2:1, 3:1, एक ही बात है। एंड सोल्ड इट, है ना? insecure a loss of and insecure a loss of 4620 rupees, 4620 rupees. Find the initial price of gold. And insecure loss of 4620 rupees, 4620 rupees. Find the initially price of gold. Find the initially price of gold. हिंदी में लिखो, हिंदी समझ में आएगा। देखो हिंदी में लिखो क्वेश्चन को। सोने की कीमत इसके वजन के समानुपाती है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। कैसी है बच्चा? समानुपाती। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती। लिख लिया तक? लिख लिया? एक आदमी इसे 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है, 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है। एक आदमी इसे 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है और उसे 4,620 रुपए का नुकसान होता है, और उसे 4,620 रुपए का नुकसान होता है। तो सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात, तो सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात, ठीक है ना? वैसे सोने की जगह गोल्ड होना चाहिए था, ठीक है भाई। टूटने से जो कीमत होती है, कुछ ही चीजों की टूटने से कीमत कम होती है, समझ रहे हो ना? कुछ चीजें ऐसी होती है कितनी तोड़ लो कोई कीमत नहीं घटती जी। नहीं समझ पाए बात का, भावनाओं को समझो। नहीं, तुमने जो कहना है कह लो, मैं कान बंद कर लूंगा। अच्छा समझे आप मेरी बात का ना? इधर देखो, अरे इस बात का मतलब आप समझो, इस बात का मतलब ये है कि जो गोल्ड की जो कीमत रखी गई है वो वजन के वर्ग के उसमें है। अब इस गोल्ड की जगह इसे बेटा आप डायमंड से समझो। कैसे समझो? डायमंड। देखो जैसे सपोज करो टूट जाता है डायमंड, किसने कहा डायमंड नहीं टूटता? वो भी टूट गया। अरे तोड़ने वाला चाहिए, टूट जाता अभी। इधर देखो,
आप जो है डायमंड लो बेटा ऐसा, ठीक है ना। अब जो डायमंड की जो कीमत होगी, आप एक चीज नोटिस करते हो, जैसे एक बड़ा डायमंड है इतना बड़ा, उसकी कीमत होगी 10 करोड़, समझ रहे हो ना। अब मुझे बताओ बेटा, अब इस डायमंड के आप दो टुकड़े कर दो, बीच में से काट दो, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप डायमंड को, दो डायमंड को एक साथ बेचोगे तो क्या वो 10 करोड़ के बिकेंगे? नहीं बिकने, बिक जाएंगे? नहीं बिकने के ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई पहले ये डायमंड 10 करोड़ का था, अब दो टुकड़े कर दिए, 5 करोड़ का ही हो गया, 5 का ही हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जबकि गोल्ड में ऐसा हो सकता है, तो मैंने वर्ड गोल्ड गलत लिखवा दिया, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया, मैं तो मास्टर में लिख सकता हूँ ना। तो गोल्ड की क्या खास बात होती है? गोल्ड की होती है, गोल्ड की खास बात ये होती है कि गोल्ड के आप कितने भी टुकड़े कर दो, ठीक है ना, और वो उसी रेट, जैसे मान के चलो 5 किलो गोल्ड इतने रुपए का, आप उसे 1-1 किलो करके जो है 5 जगह बेचो, अभी भी 5 किलो गोल्ड इतने का ही रहे, ठीक है ना, कोई भी वो नहीं होने का, समझ रहे हो ना। और गोल्ड की एक खास बात जो होती है, गोल्ड को आपको ये पढ़ाई होगा आपने, कि गोल्ड जो है इंपॉर्टेंट मेटल इसलिए है क्योंकि जैसे इसका जो है हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो ये कम नहीं होता अपने वेट में। जैसे मान के चलो 100 ग्राम गोल्ड है, आप इसका जो है पहले इसका जो है चैन बनाओ 100 ग्राम गोल्ड की, फिर इसका हार्ट बनाओ, फिर कुछ और बनाओ, तो ये 100 ग्राम ही रहेगा, समझ रहे हो नहीं। 100 ग्राम में तो बहुत कुछ बन जाएगा। चलो इसी बात को यहाँ ध्यान दो। अब देखो, 1 मिनट इधर देखो, बालक बात ऐसी है, जैसे मान के चलो आपके पास 6 किलो गोल्ड है, कितना? 6 किलो गोल्ड है ना, या 10 किलो गोल्ड है, या 8 किलो गोल्ड है, तुम्हारे पास है 8 किलो गोल्ड। इसकी जो कीमत रखी गई है, इसके वजन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रखी गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखी गई इसके वेट के स्क्वायर के। अर्थात इसकी जो कीमत होगी, तो बताओ 8 किलो का है, इसकी कीमत हो जाएगी 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 64। तो ये जो गोल्ड होगा, या तो बेटा ये 64,000 का होगा, या 64 लाख का होगा, या 64 करोड़ का होगा, अर्थात ये जो गोल्ड होगा 64 के मल्टीपल में होगा। अब ये यूनिट क्या होगी हमें भी नहीं पता इस यूनिट का, मतलब होगी कुछ भी होगी, लेकिन उसने एक रेट फिक्स कर दिया कि इसका जो वेट है वो इसके, जो इसका प्राइस है वो इसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात इसका जैसे ये 8 किलो का वजन था, वो था, इसका जो वेट होगा, वो प्राइस होगा वो 64, तो ये 64,000 हो सकता, या 64 दूना 128 हो जाता है, और इसके आगे 4 जीरो लगा लो, इतने रुपए हो सकता है, 64 करोड़ हो सकता है, 64 लाख हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं, मतलब 64 के मल्टीपल में इसका प्राइस होगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हम, अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस होगा 1000 में मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं इसका जो प्राइस होगा वो 64 के होगा। मेरी बात से सहमत है आप? भाई 8 किलो का आपके पास गोल्ड था, समझ रहे हो ना, आपने इसका अब वजन करा तो 8 का स्क्वायर 64, इसका वजन है 64,000, इसका प्राइस हो गया ना, ये इसका प्राइस हो गया। अगले दिन मैं गया आपके रूम पे, मैंने ये गोल्ड जो है दो भाग में तोड़ दिया, एक कर दिया 5 किलो का और एक कर दिया 3 किलो का। अब मुझे बताओ, जब बेटा आप इसे बेचोगे तो क्या है 64 किलो का 64,000 का बिकेगा? नहीं। क्यों? अब लेने वाला इसका प्राइस अलग लगाएगा, बेटा इसका प्राइस अलग लगाएगा। बेटा आप मुझे बताओ, 8 किलो का पहले तो एक जगह था, अच्छा इसे गोल्ड ना समझ के इसको डायमंड समझो, क्या है ये? डायमंड है, समझ रहे हो ना। तो ये डायमंड है, तो ये कितने का? 8 kg का, तो कितने का, कितने हजार का था डायमंड? 64,000 का। अब डायमंड को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक हो गया 5 किलो का और एक हो गया 3 किलो का, है ना। तो आप मुझे बताओ, अब इस, जाहिर सी बात है लेने वाला इतने रुपए तो नहीं देगा, अब तो वो बोलेगा कि भाई इसको मैं अलग खरीदूंगा, इसको अलग खरीदूंगा, और मार्केट का प्राइस चल रहा है कि वेट का आप स्क्वायर कर दो। तो ये है 8 किलो का, 5 किलो का, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25,000 का, और ये 3 3 3 9, ये हो गया 9,000 का, और 25 और 9 कितना हो गया? 34। तो कितने हजार का भी हो गया है? 34,000 का। आप देख रहे हो, जो चीज बिना टूटे 64,000 की थी, अब वो टूटने पर कितने के हजार की होगी? 34,000 की। हाँ, समझ रहे हो ना। तो टूटने से आप देख रहे हो कीमत कितनी कम होगी। अरे बताओ, बहुत कम होगी ना। इसी बात को आप ऐसे समझो। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है, एक बात बताओ, आप, आपके पास जो गोल्ड था वो बेटा आपने इस रेशियो में ब्रेक करा, 3:2:1 में इसमें ब्रेक करा, समझ रहे हो ना। तो आप मुझे बताओ इसका इनिशियली वेट क्या होगा? इनिशियली वेट क्या होगा इसका? तो इनिशियली वेट हो जाएगा 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 5, समझ रहे हो ना। हाँ तो 6 तो लिखा है मैंने। तो ये बताओ इनिशियली प्राइस कितना हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो आप कह सकते हो कि ये जो चीज थी पहले वह 36 यूनिट की थी, 36 यूनिट की, समझ रहे हो ना।
अरे बताओ, आपको ये पता है कि आपने गोल्ड को तोड़ा 3 2 1, इन सबको जोड़ोगे तो 6 किलो का होगा। 6 किलो का मतलब कितने किलो, कितने हजार की थी ये चीज? 36 की। कितने की थी? 36,000 ना मान के 36 यूनिट मान लो। कितना मान रहे हो? 36 यूनिट। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अब मुझे बताओ इसका बाद का प्राइस क्या रहा होगा? बाद का प्राइस। तो अब मुझे बताओ, इस यूनिट का अलग निकालोगे तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर, और इसका 1 का स्क्वायर। ये हो गया 9 + 4 + 1, कितना हो गया? 14। तो आप देख रहे हो, जो चीज पहले 36 यूनिट की थी अब होगी 14 यूनिट की। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब मुझे बताओ, नुकसान हुआ नहीं हुआ? और कितने का नुकसान हो गया? 22 यूनिट। कितने का? 22। तो 22 यूनिट का लॉस हुआ है। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद रखो पहली क्लास में, कि यूनिट में भी वही चीज रहते हैं जो रियल में होती है। यहाँ बताओ, यहाँ कितने का लॉस हो रहा है आपको? 22 यूनिट का। और वहां कितने का लॉस हो रहा है? 4,620 यूनिट का। इसका मतलब 22 यूनिट बराबर है बेटा 4,620 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 210 के। समझ रहे हो ना? इनिशियली प्राइस निकाल लो, इनिशियली प्राइस। तो इनिशियली प्राइस कितने का था बेटा? 36 यूनिट का। तो 36 यूनिट हो जाएगा किसके? 210 गुणा 36। करो। एक आध और कराना। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर दोगे? ठीक है ना? अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन गोल्ड वोल्ड किसी भी चीज को लिख के दे देता है वो ना, एग्जाम से नहीं करना। वैसे रियल में गोल्ड का नहीं होता, तो मैंने बस बता दिया था आपको ना। आप कोई, कभी कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से बैठा और बोले कि ऐसा कैसे हो गया। एक और करना है ऐसा क्वेश्चन? यस और नो? यस, आज लिखो फिर। कॉपी कर लिया? अब बच्चे, जो बच्चे नए हैं ना, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना ना, काम आएगी। बढ़िया चीज है रिकॉर्डेड वीडियो देखना। बाकी मेरा एक काम होता है एक बार बोलने का, देखोगे आप होने। लिखो। अरे इसको कब तक उतारोगे इतना? चलो, कैसे कॉपी करते हैं आप? लिखो, ए हार्ट इज ब्रोकन। लिखो, ए हार्ट, दिल, इज ब्रोकन, इज नंबर ऑफ फीलिंग। ए हार्ट इज ब्रोकन, इज नंबर ऑफ फीलिंग 1:2:3:4। 1:2:3:4। लिख क्यों नहीं रहे हो आप? A heart is broken is number of filling 1:2:3:4. The cost of heart, the cost of heart is directly proportional. The cost of heart is directly proportional to square of, to the square of number of filling, to the square of number of filling, number of filling. There is loss of, there is loss of 2100 rupees. There is loss of 2100 rupees on broken heart, on broken heart. Find the initially cost of heart. Find the initially cost of heart. हिंदी में लिखो, दिल के टुकड़े पर। भाई क्या हंसने वाली की बात है? क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखो। हाँ? क्या? दिल के टुकड़ों पर उसकी भावनाओं का अनुपात।
1:2:3:4 है। दिल के टुकड़ों पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है ना। दिल के टूटने पर 2100 रुपए का नुकसान होता है। दिल के टूटने पर 2100 रुपए का नुकसान होता है। तो दिल की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। दिल की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। कितना है आपका? 2100 रुपए का नुकसान हो रहा है, 300 कैसे जाएगा? ज्यादा होगा। नौ सौ। इतना कम सस्ता किसका दिल है? 300 रुपए का 900 का है। देख रहे हो, हर चीज की कीमत होती है, मैंने बताया था ना आपको। ₹3000 का सस्ता ही। हम्म। हाँ, 3000 ही है ना कीमत। देखो, मेरे साथ रहोगे तो मैं कितनी सस्ती सस्ती चीजें दिला रहा हूँ मैं। बस इस क्वेश्चन से मैं ये 3000 रुपीज। समझ रहे हो ना। देखो यहाँ देखो, आप मुझे एक बात बताओ, इनिशियली किस रेशियो में जो है वो ब्रेक हुआ है? तो 1:2:3 एक्सक्यूज मी सर। इस रेशियो में बच्चा ब्रेक हुआ है। तो अब मुझे बताओ, इसका इनिशियली प्राइस कितना हो जाएगा? इनिशियली प्राइस के लिए बेटा आप करोगे इन्हें 1+2+3+4, कितना हो गया ये? 10। और 10 का स्क्वायर 100। इसका मतलब ये जो दिल था शुरुआत में कितने यूनिट का था बच्चा? 100 यूनिट का था। कितने का? 100 यूनिट। अब मुझे बताओ, आफ्टर ब्रोकन, टूटने के बाद इसका प्राइस कितना हो गया? तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ये 1+4+9+16। तो ये 16 और 4 20 और 10 30। कितना हो गया? 30। तो बताओ, कोई चीज पहले दिल कितने यूनिट का था? 100 यूनिट का। अब कितने यूनिट का हो गया? 30 यूनिट का। कितने यूनिट का नुकसान हो गया? 70। 70। तो 70 यूनिट का नुकसान हुआ, और ये कितने के बराबर है? 2100 के। तो 1 यूनिट बराबर 2100। है 30 के ना। इनिशियली प्राइस कितना है बेटा? 100। तो 100 यूनिट इज इक्वल टू, तो 30 गुणा 100। समझ रहे हो ना। तो कितना सस्ता है, ठीक है ना। बहुत सस्ता आप तोड़ सकते हो, हैं? चलो। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस ले जाते हो मेरी बात को, ठीक है ना। देखो, लाइफ के दो रूल होते हैं। एक होती है ऑनेस्टी, जो बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक होती है ऑनेस्टी, और एक होती है विजडम। विजडम, ठीक है ना। और जो आदमी इन दो चीजों को पैरेलल लेकर चलता है, वो लाइफ में सबसे ज्यादा सफल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है। देखो, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी का मतलब होता है कि जो आपको काम दिया गया है वो काम आप अपनी ईमानदारी से करो, ठीक है ना। किसी का दिल ना दुखाओ, जिससे जो वादा किया है वो वादा पूरा करो। समझ रहे हो ना। और मतलब वही, जो आपने प्रॉमिस कर दिया उस प्रॉमिस को पूरा करो, ठीक है ना। हाँ, वादा निभाना पड़ेगा। और अपना काम ईमानदारी से करो, ठीक है ना। मतलब वही जो होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बात आती है कि विजडम क्या। तो बुद्धिमत्ता है कि कभी किसी से कोई वादा मत करो। समझ रहे हो ना। और जो आदमी इन दो को पैरेलल लेकर चलता है वही लाइफ में सफल हो। अब तुम्हारी बताऊं प्रॉब्लम क्या है? तुम वादे ज्यादा कर देते हो लाइफ में। जहां भी तुम कर रहे हो, वजह खिचड़ी पक जाती है।
ठीक है ना। तो बहुत गहरी बात बताइए, इस पे मंथन करना बाद में जाकर कमरे पे, यहाँ समझ में नहीं आने की। मैं इसकी क्लास में तो फिलोसफी की बात बता दी। लिखो एक अगले क्वेश्चन लिखो। अच्छा बेटा अब बस बस हो गए। अब एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब आप। तो ये बताओ, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, अब आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है ना। तो अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। देखो बेटा, इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो मिक्सर एलिगेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो मैं इस चैप्टर को यहीं से मिक्सर एलिगेशन की तरफ मोड़ दूं तो किसी बच्चे को कोई आपत्ति तो नहीं है? या एक कॉन्सेप्ट रह रखा है बेटा एज का, तो एज वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एज वाला एक कॉन्सेप्ट बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और इसी से जो है चीजों को क्लियर करते हैं ना। देखो कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपसे कोई चीज पूछ रहा हूँ, उस पर आपने जो है फोकस करना। आप इधर बोर्ड पे देखो, छोड़ो ना, इधर बोर्ड बोर्ड पे फोकस करो आप। देखो दो चीज होती है, आपको रेशियो पर फोकस करना है ना। जैसे मैं आपसे दो आदमी ले रहा हूँ, एक तरफ है राम और दूसरी तरफ राधा। अब जैसे सपोज करो, राम की एज है कितना साल का राम? 20 साल का। और राधा कितने साल की? 35। 15 साल तो बड़ी है। ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप ये बताओ राम और राधा की एज का डिफरेंस कितना है? कितने साल का अंतर है? 15 साल का अंतर। ये इनकी आज प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। अब से बताओ बच्चा, 20 साल बाद राम कितने साल के हो जाएंगे? 40। राधा कितने के हो जाएंगे? 55। अभी भी बताओ, इनके बीच का जो गैप है कितने साल का? 15 साल का। समझ लो ना। अब से बताओ 10 साल बाद राम कितने साल के होंगे? 50। राधा कितने की होगी? 65 की। अभी भी इनके बीच का गैप कितने का? 15 साल। अच्छा अब से 100 साल बाद ये कितने के होंगे? 150 के। और ये 165 के। अभी भी गैप कितने का? 15 साल। अर्थात कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि बेटा दो आदमियों की एज का डिफरेंस हमेशा कैसा रहता? सेम रहता। दो आदमियों की एज का अंतर हमेशा कैसा रहता? सेम रहता। जैसे आप अपने भाई या बहन से 2 साल बड़े हो, तो आप बचपन से ये बात कहते आ रहे होगे कि मैं अपने भाई से 2 साल बड़ा हूं। तो बचपन से कह रहे हो और अभी भी कह रहे हो और बुढ़ापे में भी यही बात कहोगे। जैसे आप अगर कोई अपनी बहन से अपने भाई से 3 साल छोटा है, तो यही बात कह रहा होगा कि मैं अपनी बहन से 3 साल छोटा हूँ। 10 साल पहले भी यही बात कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हो, 20 साल बाद भी यही कहोगे, बुढ़ापे में भी यही बात कहोगे। समझ रहे हो ना? क्या समझे? दो आदमियों की एज का अंतर हमेशा सेम रहता। दो आदमियों की एज का अंतर बेटा हमेशा कैसा रहता? सेम रहता। क्लियर है ये बात? इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं इसमें एक दो क्वेश्चन आपको वैसे ही करा दे रहा हूँ, मैं मौखिक बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पर आपने फोकस करना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दो आदमी है, राम और श्याम। इनकी जो एज का रेशियो है बेटा वो 3:5 है। कितना है? 3:5 या 3:4। क्लियर है? ये तो इनकी अब की बात होगी। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 10 वर्ष बाद, कितने? 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है ना। इनका राम और श्याम की जो एज का रेशियो है बेटा वो कितना हो जाता है? 5:, चलो 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है ये? 4:5 हो जाता है। तो अब मुझे बताओ, पहले वर्तमान में इनकी एज का रेशियो कितना है? 3:4। 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना हो चुका है? 4:5। क्लियर है ये बात? इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं है ना। अगर बेटा आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे एक बात बताओ, इनका जो रेशियो है वो कितना है यहाँ? आप मुझे बताओ इनका गैप कितना है बेटा? 1 का। यहाँ भी गैप कितने का? 1 का। तो गैप आप देख रहे हो सेम है। अच्छा बताओ, ये तो है इनका प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में ये थे बेटा 3:4 में, और बाद में कितने साल बाद? 10 वर्ष बाद अब ये कितना हो गया? 4:5। गैप सेम है।
इसका मतलब राम जो है 3 से कितने यूनिट का हो चुका है, 4, और ये जो है कितने यूनिट की हो चुकी है, 4 से 5 यूनिट का। यूनिट में बेटा ये कितने यूनिट बढ़े हैं, 1। तो आप कहोगे सर ये यूनिट में बढ़े 1 यूनिट, और वैसे कितना बढ़े ये 10। तो 1 यूनिट बराबर है 10 वर्ष के। आपको इनकी प्रेजेंट एज चाहिए, तो प्रेजेंट में कितने यूनिट का, 3, तो हो जाएगा 30 साल का, और ये है 4 यूनिट, तो जाएगा कितने का, 4 साल का। अब मेरी बात नहीं समझ में आई शायद, आ गई ना। अब एक काम करूं, अच्छा सुनो, समय थोड़ा कम है, अगर मैं केवल मैं ही सॉल्यूशन करा दूं, आप बाद में कॉपी करते रहोगे बोर्ड पे, करते रहोगे ना, मैं चला जाऊंगा ना। अब देखो, लिख लो, तुम नहीं कर पाओगे, मैं समझ एक। अच्छा, ये रेशियो का गैप हमेशा इक्वल रहेगा, इस बात की क्या गारंटी, भाई जो ये रेशियो है, रेशियो का गैप इक्वल रहेगा, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, ये भी तो बात है ना। तो इसी चीज पे एक क्वेश्चन लिखो, आप इसी बात पे एक क्वेश्चन लिखो। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम और श्याम 5 years ago, 5 year ago, 5 year ago was 3:1. The ratio of age of Ram and Shyam 5 year ago was 3:1. ठीक है ना। After 5 year, after 5 year, the ratio will be 2:1. 2:1. Find present age of both. Find present age of both. हिंदी में लिखो, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, आयु अनुपात 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 साल बाद यह अनुपात 2:1 होगा, 2:1 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात हो, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात। नहीं आया आंसर, देखो बेटा, नहीं आया ना समझ में। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है ना, एक चार्ट सा बना सकते हो आप। देखो बेटा, ये होता है प्रेजेंट, ये होता है फ्यूचर जो ब्राइट है तुम्हारा, ये होता है पास्ट जो बेहतरीन था, और ये होता है प्रेजेंट जो तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, आपको सबसे पहला एक काम करना होता है इसमें, कि जो रेशियो जहां दिया है वहीं पे लिखना। तो उसने क्या बोला बेटा, कितने साल पहले, 5 साल पहले। तो आप 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले बेटा पीछे जाओगे, क्या था रेशियो राम और श्याम का, 3:1। ये था बेटा। और फिर आगे वाला है कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद, रेशियो कितना हो गया, 2:1। मैंने एक बात बताई थी, ये भी राम एंड श्याम है, ये भी राम एंड श्याम है, और मैंने अभी समझाया दो आदमियों की एज का डिफरेंस हमेशा बेटा कैसा होता, सेम होता। यहाँ देख रहे हो इनकी एज का डिफरेंस कितने का, 2 का, और यहाँ कितने का, 1 का। आपको ऐसा नहीं लगता कि एज का डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, तो बताओ, यहाँ है 2 का, यहाँ है 1 का। और याद करो, एक ये बात जो मैं आप बता रहा हूँ कम से कम 1000 बार मैंने बता दी होगी, क्या, कि रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात तो बहुत घिसी पिटी बात हो गई। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसका डिफरेंस सेम करना है, तो इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, किसी आदमी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं है ना।
अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसका मतलब यह है कि राम जो है 3 से कितने यूनिट का हो गया? 4 यूनिट का। भाई राम 3 से कितने यूनिट का हो गया? 4। श्याम 1 से कितने यूनिट का हो गया? 2 यूनिट का। आप देख रहे हो दोनों जगह सेम यूनिट बढ़ा है। भाई सेम यूनिट ही तो बेटा इंक्रीज हुआ है, हुआ नहीं हुआ है? तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 यूनिट, ये यहां से यहां तक कितने यूनिट इंक्रीज हो गया बेटा? 1 यूनिट। यूनिट में तो 1 हुआ और रियल में कितना हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक 5 और 5 यहाँ से यहाँ तक, तो कितने साल हो गया? 10 साल। तो आप कहोगे बेटा 1 यूनिट बराबर है 10 वर्ष के। आपको कौन चाहिए? राम। तो राम कितना है? 3। तो 3 यूनिट बराबर है कितना? 3 गुणा 10 के, कितना हो गया? 30 वर्ष। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो 30 वर्ष आया है इसी तरह से श्याम हो जाएगा 1, तो ये तो श्याम हो गया 1 यूनिट। तो राम है 30 साल का और श्याम है 10 साल का। लेकिन ये 30 और 10 कब किए जाइए? 5 साल पहले की। तुम्हें पूछा प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में यहाँ 5 साल इनमें और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 का और ये हो जाएगा 35 का। या आप ऐसे कर सकते थे, 1 यूनिट है बेटा 10 के, तो 4 यूनिट 40 के और 2 यूनिट 20 के, तो ये 40 साल का, लेकिन 20 साल का कब का? 5 साल बाद का। तो अब हो जाता है 5 5 कम कर देते हैं, 15 और 35। इजी है ना? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो आदमियों की एज का डिफरेंस बेटा सेम रहता है। यहाँ है रेशियो 3:1, यहाँ है 2:1। मैंने बताया एज के गैप को सेम करो, तो यहाँ 3 और 1 का अंतर 2, यहाँ है 3 और 1, 2 का 1 का अंतर 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 4 और 2। तो आप देख रहे हैं 3 से बन गया बेटा 4 यूनिट, ये 1 से बन गया 2 यूनिट, तो कितने यूनिट इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट में 1 यूनिट, और वैसे कितना हुआ? 10। तो 1 यूनिट बराबर है 10 साल के। तो इसकी राम की एज निकालें, 3 यूनिट 30 साल का और 1 यूनिट ये 10 साल का। तो राम 30 का और ये 10 का। लेकिन कब का? ये 5 साल पहले का। तो अब कितने का हो जाएगा? 15 का और 35 का, क्योंकि 5 5 और ऐड कर देंगे। नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। सर सर जो 5 साल पहले डिफरेंस आएगा उसी का ही डबल करना है। जी जी जी। देखो बस मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि दो आदमियों की एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। दो आदमियों की एज का डिफरेंस हमेशा कैसे रहता है बेटा? इक्वल रहता है। बस इस बात पे आप फोकस करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं दोबारा से फिर से समझाता हूँ बात को। तो ये 15 और 35 का समझ नहीं आया क्या? अच्छा एक बताओ, ये तो समझ में आ गया कि ये 10 साल का है। यस सर। 10 साल का कौन है? श्याम है। और ये 30 साल का कौन है? राम है। राम। लेकिन बेटा ये 30 साल का कब है? तो 30 साल का 5 साल पहले था। और उसने पूछा अब का परसेंटेज क्या है, तो बताओ 5 साल पहले कोई आदमी 30 साल का था तो अब 35 का होगा ना। ये 5 साल पहले 10 साल का था तो अब 15 का होगा। 5 5 ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा? क्योंकि ये दे रखा। अगर आप बेटा यहाँ का निकालते तो ये जो है 1 यूनिट 10 के, तो 4 यूनिट 40 का, ये 40 का होता है, ये 20 का। लेकिन ये 40 साल का कब होता? 5 साल बाद। तो अब कितने का होगा? 35 का। तो या तो यहाँ का निकालो या यहाँ का निकालो। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात? यस सर। वेरी गुड। नहीं समझ में आया दोबारा से समझो बात को, मेरी बात को। चलो एक क्वेश्चन लिखो। द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, द रेशियो ऑफ एज ऑफ the ratio of age of Ram and Shyam, the ratio of age of Ram and Shyam, Ram and Shyam, 10 years ago, 10 years ago, 2:5, 2:5, 2:5, after 5 years, after 5 years, ठीक है ना? Ratio will be 3:5, after 5 year, ratio will be 3:5. Find present age of both. Find present age of both. हिंदी में लिखो 10 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था।
10 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। 5 साल बाद यह अनुपात 3:5 हो गया। 5 साल बाद यह अनुपात 3:5 हो गया। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। 10 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5, सॉरी 2:5 थे, 2। 10 साल बाद यह अनुपात, सॉरी 5 साल बाद, 5 साल बाद यह अनुपात 3:5 हो गया। ठीक, ठीक है, गैप सही है ना। आया आंसर इधर, पॉइंट मारा क्या? नहीं हो रहा क्या? अच्छा, मुझे लग रहा है पॉइंट उसमें आ रहा होगा ना, मंथ मंथ में। कितना? ठीक है ना। चलो इधर देखो, मैं कुछ और बोल रहा था, गलती से कुछ और बोला गया। मैं क्वेश्चन कुछ और देने के मूड में था। चलो इधर देखो, कोई नहीं, इसी को समझो। देखो इधर देखो बेटा, आप लोग बोर्ड पे क्यों नहीं देखते हो? इरिटेट कर देते हो कभी कभी आप लोग। ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। देखो कितने साल पहले? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले बेटा यहाँ पहुंचोगे, 10 साल पहले क्या था रेशियो? 2:5। और थ्री बेटा रेशो आगे 5। कितने साल बाद? 5 साल सर बाद आपने कितने थ्री ratio हो लिखा। गया? 3:5। अब मुझे बताओ बेटा, इनकी एज का गैप कितने का? 3 का। और यहाँ गैप कितने का? 2 का। आपको पता है दो आदमियों की एज का अनुपात हमेशा कैसा रहता? सेम। तो सेम करोगे, ठीक है ना, वही सेम टाइम सेम जगह ना। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10, 3 से 3 तिया 9, 5 तिया 15। क्लियर है? अब मुझे बताओ, इन दोनों का गैप कितना हो गया? 6 साल का। इनका गैप कितना हो गया? 6 का। और मैंने बताया एज का गैप सेम करने के लिए बेटा एक दूसरे के डिफरेंस से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, बात को खत्म करो। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप ईमानदारी से बताओ बेटा, ये राम यहाँ 4 यूनिट का था, यहाँ कितने यूनिट का हो गया? 5। कितने यूनिट बढ़ गया? ये 5। ये 10 यूनिट का था, वहां कितने का हो गया? 15 यूनिट का। कितने यूनिट में बढ़ा है? 5। तो बेटा ये यूनिट में तो बढ़ा है कितने यूनिट? 5 यूनिट। और वैसे कितना बढ़ा है? 15 वर्ष। भाई 10 साल यहाँ और 5 साल ये, कितना हो गया? 15। इसका मतलब 5 यूनिट बराबर 15 वर्ष के, तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया? 3 वर्ष। क्लियर है? अब बताओ बेटा, आप चाहो तो यहाँ की एज निकालो या यहाँ की, बताओ किस साइड की निकाल रहे हो? पीछे की निकाल लेते हैं, पास्ट की। तो बताओ राम कितने पास्ट। का होगा? 4। तो राम था 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 12। तो ये हो गया 12 साल का। और कौन था दूसरा? श्याम। श्याम था 10, तो 10 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 30 वर्ष। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो राम आया 12 साल का, ये आया 30 साल का, ये कब किया जाइए? 10 साल पहले की। तो कोई बताओ, कोई आदमी 10 साल पहले 12 वर्ष का था तो अब कितने का होगा? 22 का। कोई आदमी 10 साल पहले 30 का था, अब कितने का होगा? 40। ये बेटा ऐसा कर सकते हो। ऐसा इधर देखो, आपको पता है 1 यूनिट है बेटा कितने के? 3 के। तो आप मुझे बताओ 9 यूनिट कितने की जाएगी? 9 क्या 27। और ये 15 यूनिट, 15 क्या 45। अब मुझे बताओ, कोई आदमी 5 साल बाद 27 का, तो अब कितने का होगा? 22 का। 5 माइनस करोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है ना। कोई आदमी 5 साल बाद 45 वर्ष का होगा, तो अब कितने का होगा? 40 साल का। कितनी कॉमन सेंस वाली बात है ना। बताओ इससे आसान क्या होगा जीवन में? है कुछ?
देखो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा सुनो, ये दो क्वेश्चन इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिखाने, इतनी इंग्लिश तो समझ लेते होगे। अच्छा नहीं आता, मैं हिंदी में बोल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। लिख लो आप, दोनों में लिखो, मैं सोच रहा था। और बेटा एक इंग्लिश का पेपर में पता नहीं कैसे करोगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी वाले पेपर में, और हिंदी वाले इंग्लिश वाले पेपर में, क्या करोगे तुम, क्वालिफाई वाला जो होता है। और उसमें तो तुम टिक भी नहीं मारने होते, इसमें लिखनी होती है इंग्लिश। थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखने की आदत डालो, है ना, हिंदी मीडियम वाले। क्योंकि उसमें एक इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें लिखनी एक पैसेज वगैरह आएगा, उसको लिखना होगा। और यहाँ से जैसे लिखोगे तो कम से कम इज आर एम वाज वर की स्पेलिंग ही ठीक हो जाएंगी कम से कम, मेरे बहाने। तो मैथ्स को तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ भी तो आपने इंग्लिश का पेपर एक सोल्व भी करना है थोड़ा बहुत, है ना। और थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी, वरना पता चला इंटरव्यू में जाकर बस को भैंस बोल रहे हो। तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लिखो एक इसी बात पे एक क्वेश्चन लिखो। द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर is 3 times of his son. The age of father is 3 times of his son. 5 years ago, 5 year ago, the age of son, 5 year ago, the age of son was 1/6 times, was 1/6 times of his father. 5 year ago, the age of son was 1/6 times of his father. Of his father. Find the present age of son. Find the present age of son. At the time of marriage. आगे लिखो। At the time of marriage of his mother. At the time of marriage. अभी ये क्वेश्चन पूरा हो जाओ ना, 2 चीज पूछ रहा हूँ मैं इसमें एक साथ, क्या दिक्कत है। अरे लिख तो लो। At the time of marriage of his mother, she was 5 years younger to his father. She was 5 years younger, 5 years younger to his father. Find the age of mother. Find the age of mother. मैं एक बार क्वेश्चन बोलूं, समझ रहे हो। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। हिंदी में क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। हिंदी में लिखो। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। ठीक है, लिख लिया। 5 साल पहले, 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 1/6 गुना थी। 1/6 गुना थी। पुत्र की आयु ज्ञात करो। पुत्र की आयु ज्ञात करो। आगे लिखो इसी में ही, ठीक है ना। लिखो शादी के समय उसकी माता की आयु, उस शादी के समय उसकी माता उसके पिता से 5 साल छोटी थी। शादी के समय उसकी माता उसके पिता से 5 साल छोटी थी। तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। शादी के समय उसकी माता उसके पिता से 5 साल छोटी थी, तो माता की आयु ज्ञात करो। अच्छा इधर देखो, कर लिया तुमने। इधर देखो, मैं करा देता हूँ बेटा। आया किसी बच्चे का आंसर? करो भाई, थोड़े बहुत घर भर पे प्रैक्टिस किया करो, कैसे काम चलेगा। हम्म? अब तो एक्स का पीछा छोड़ दो, अभी भी एक्स के एक्स क्यों मानना है एक्स।
3 टाइम हो या 6 टाइम्स हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना। जब तक आप एक्स का पीछा नहीं छोड़ोगे तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी। मतलब एक्स मान के क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। हाँ देखो इधर देखो, यहाँ देखो। अच्छा यहाँ देखो, बताओ, ये दो हो गए, सन और फादर हो गए। फादर और सन ऐसे लिखा गया, फादर और सन। बताओ पिता की आयु पुत्र की आयु कितने गुना है? 3 गुना। इसका मतलब फादर है 3 तो पुत्र है बेटा 1। लेकिन कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो 5 साल पीछे जाओगे, 5 वर्ष पहले। उसने एक बात बोली है कि जो फादर पुत्र है वो फादर की एज का 1/6 है। इसका मतलब फादर 6 होगा तो पुत्र 1 होगा। और वैसे भी देखो, आप 1/6 बोला, याद रखो बाप और बेटे में बाप हमेशा बड़ा होगा। तो बाप को 6 करोगे और पुत्र को 1 करोगे। इसमें तो कुछ ऐसी बात है नहीं। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ बेटा, अब वही कॉन्सेप्ट, दो आदमियों की एज का डिफरेंस हमेशा कैसा होता? सेम। यहाँ देखो कितने साल का अंतर है, 5। यहाँ कितने का? 2। तो इसको किससे गुणा करोगे बेटा? 5 से। इसको किससे करोगे? 2 से। तो हो जाएगा 6 दूना 12 और ये 5, ये हो जाएगा 5 से 15 और ये 5। अब देख रहे हो ये 12 से कितने साल का हो गया बेटा? 15। और ये 5 से हो, 2 ही तो लिखा हुआ है। तो 2 से ये कितने का हो गया? 5 का। तो बताओ कितने यूनिट बढ़ा है बेटा ये? 3 यूनिट। 3 तो ये यूनिट में तो बेटा बढ़ा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर है किसके? 5 वर्ष के। अब मुझे बताओ यहाँ से सन की एज निकालो, तो सन कितने यूनिट का हो जाएगा? 5। तो 5, अच्छा 1 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट हो जाएगा 5/3 वर्ष के। आपको चाहिए कौन? सन। तो सन है कितने यूनिट का यहाँ? 5। तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा कितने का? 5/3 गुणा 5। ये हो गया 25/3। और 25/3 का मतलब हो जाएगा 3, 3 × 8 = 24। तो ये 8 वर्ष और बचेगा कितना? 1/3। 1/3 मतलब 3 × 4 = 12। इसका मतलब 8 वर्ष 4 माह। ठीक है ना। तो ये 8 साल 4 मंथ का हो गया बालक। ठीक है ना। अब निकालना है तुम्हें कौन? फादर। अच्छा अब तुम्हें यहाँ से किसके किसकी एज निकालनी बेटा? मम्मी की एज निकालनी। अब कैसे निकालोगे मम्मी की एज? पहले पापा की एज निकाल लो। ठीक है ना। अब बताओ फादर की एज कितने यूनिट के है फादर? 15। तो 15 यूनिट बराबर है 1 यूनिट की 5/3 गुणा 15। 3 से काटोगे 5, 5×5 = 25। तो बताओ फादर इस समय कितने साल के हैं? 25 साल के। तो बताओ मम्मी कितने की हुई? 20। अरे एक बात बताओ, अगर वो शादी के समय 5 साल छोटी थी तो आज भी कितने साल छोटी होंगी? 5 साल। कॉन्सेप्ट, दो आदमियों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अरे बाल विवाह हुआ, पहले समय के आदमी है। हाँ। तो माता कितने की होंगी? सर एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ आएगी। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया ये आप। अच्छा ये बताओ क्या समझ में आने ये माता की एज कैसे निकली? सर ये जहाँ से ये निकाला ना 3 = 5 वाला वन। देखो 3 यूनिट बराबर 5 है, 1 यूनिट 5/3 है। सन कितने का है? तो सन तो बेटा 5 यूनिट का है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25/3 होगी। 25/3 वर्ष, इसे मंथ में कन्वर्ट कर दिया तो 8 साल 4 माह। ये तो सिंपल हो गया। फादर की एज निकालोगे तो फादर है 15 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 25 यूनिट, 25 वर्ष। मतलब पिताजी 25 साल के हैं, तो अब माता कितने होंगी? 5 साल छोटी, 20 साल। एक लास्ट क्वेश्चन करना है या बस ये? ठीक है ना। तो और पूछो, इसमें कुछ और पूछ रहे हो तो? अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया नहीं? ठीक है ना। अच्छा एक बार सुनो, सर वो डिविजिबल नहीं है। नहीं आ रहा है क्या समझ में? बताओ भाई जल्दी बताओ, ऑनलाइन में नहीं तो मैं बता देता हूँ। सर वो डिविजिबल नहीं है तो सर। अच्छा बेटा आप ये कह रहे हो कि डिविजिबल नहीं है ना? सर हाँ जी। बोर्ड डिविजिबल नहीं है। नहीं बोर्ड तो कंप्लीट विजिबल है, इसमें क्या दिक्कत है? तो वो नेटवर्क इशू की वजह से हुई। जी आप ही की इधर प्रॉब्लम है बेटा, इस साइड तो सब ठीक है। यस सर। चलो कॉपी करो।
देखो सुनो बेटा, कल हम जो है ना इसमें थोड़ा सा पढ़ के और हम मिक्सर एलिगेशन पे चलेंगे। और बच्चा ऑनलाइन में जिन्होंने मतलब ऑनलाइन का जो क्वेश्चन था वो आपने मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे ना। तो मिक्सर एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन बेसिकली आपकी बुक में एक साथ ही दिए हुए होते हैं। तो मैं कल से आपका मिक्सर एलिगेशन स्टार्ट है ना, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, चैप्टर है ना। तो कल से हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सुनो, टाइम से आ जाना कल है ना। और क्या बोलूँ मैं, चलो ठीक है।